गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ गुडविल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, राइट। और उसके बाद जो भी उसका फॉर्मूला है स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 में जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। लेकिन स्टेप थर्ड में क्या था, अपना सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप 2 में क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल करना पड़ता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये हमने पढ़ा था स्टेप 1 में। अपने को निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जहाँ पे फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा जो स्टेप 2 में यूज होता है नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, जहां पे हम ये भी स्टडी किए थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अपने पास दो अप्रोच है, एक है एसेट साइड अप्रोच और दूसरा क्या है, लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैसे हम एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं और कैसे लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अब उसमें एक वर्ड था अपना फिक्टिशियस एसेट, जो कि अपने को क्या करना था, माइनस करना था फिक्टिशियस एसेट्स को। तो उसी को हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट। तो क्लास 11 में पढ़े होंगे फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देती हूँ कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल आइटम्स अपियरिंग इन बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जो आप क्लास 11 में जो बैलेंस शीट पढ़े हो वहाँ पर आपको एक मिसलेनियस हेड मिलेगा। मिसलेनियस जैसे कि आपको ये पर्टिकुलर जो हेड वाला जो पार्ट पढ़ना है बैलेंस शीट का, वो तो बेसिकली क्लास 12 के कंपनी चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। तो बस अब इतना ध्यान में रखो कि बैलेंस शीट में क्या होता है, एक मिसलेनियस हेड का एक बना हुआ है, वहाँ पर हम फिक्टिशियस एसेट्स को दिखाते हैं। मेन यहाँ पे जानना क्या कि फिक्टिशियस एसेट्स होता क्या है। ये एक ऐसा एसेट है, दीज आर दोज एक्सपेंसेस, ये एक ऐसा एक्सपेंसेस है विच हैव बीन इनकर्ड। ये एक्सपेंसेस तो होगा, ये जो एक्सपेंसेस है ये होगा, बट नॉट रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते हैं, राइट ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट सोन इन पीएल अकाउंट। फुल्ली हम पीएल अकाउंट में इसे हम नहीं दिखाते। एग्जाम्पल जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस देखो, यहाँ मैंने एग्जांपल में लिख दिया है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है कि कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी को, कोई फर्म या कोई कंपनी को स्टार्ट करने के पहले का जो खर्चा है, जैसे कोई मान लो कंपनी या फर्म है, आप जब पहला बार जब फर्स्ट टाइम जब कंपनी और फर्म जब स्टार्ट करते हो उस समय लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। तो वो जो खर्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर वो खर्चा को आप एक ही साल में पीएल अकाउंट में दिखाओगे तो भाई कभी ज़िंदगी में नेट प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, कभी नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि उस साल आप उतना सेल आउट तो किए हो नहीं, आपकी सेलिंग तो उतनी हुई नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। क्यों? क्योंकि हम कुछ खर्चे को पीएल में दिखाते हैं, कुछ पार्ट को हम दिखाते हैं और कुछ पार्ट को हम फिक्टिशियस एसेट बताते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन। ये सारा जो एग्जाम्पल है इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये आप क्लास 12 के जो कंपनी चैप्टर है उसमें पूरा डेप्थ में पढ़ने वाले हो। बस इतना जान जाओ, इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट, ओके। विच एसेट्स अपीयर्ड इन अ बैलेंस शीट बट देयर इज नो रियलाइजेबल वैल्यू। ये हम बैलेंस शीट में तो दिखाते हैं बट इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं। जैसे कि मशीन का एक वैल्यू होता है, रियलाइजेबल वैल्यू होता है, लैंड का एक रियलाइजेबल वैल्यू होता है, फिक्टिशियस एसेट का कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर डेफर्ड, you can see here deferred revenue expenditure। deferred revenue expenditure आप क्लास 11 में ही पढ़े होंगे। कोई ऐसा खर्चा जो कई सालों तक बेनिफिट देता है। जैसे मान लीजिए हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्चे किए, अब वो खर्चा अपने को बहुत साल तक फायदा देता है, ओके। लेकिन वो पूरा का पूरा खर्चा आप इसी साल नहीं दिखाओगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे यू कैन सी हियर, लेट मी एडजस्ट इट। हाँ देखो, एयरसेल खर्चा किया ऑन एडवर्टाइजमेंट, सपोज 2000 करोड़। एयरसेल कोई कंपनी है,
उसने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए, राइट। तो आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे? देखो यहाँ पे पीएल अकाउंट है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अगर 2000 करोड़ डेबिट में दिखाओगे, ये तरीका को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत तरीका है, आप ऐसे नहीं दिखा सकते। आप अपने से ही, आपकी जो मैनेजमेंट है वो एक डिसाइड करेगी, लगभग में वो अप्रॉक्सीमेटली में डिसाइड करेगी कि ये जो 2000 करोड़ हमने खर्चे किए हैं इसका बेनिफिट सपोज मान लो 5 साल तक अपने को मिलेगा। तो इस 2000 खर्चे को 5 साल से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पे कितना आएगा, 400 करोड़। तो आपने क्या करना है, 400 करोड़ को आप डेबिट में दिखाइए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के बेस पर 400 रुपया, ये दिस इज़ द करेक्ट वे। और जो रेस्ट पैसा बचा, यानी कि 2000 करोड़ में से 400 करोड़ को माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 1600 करोड़। तो 1600 करोड़ को आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में 1600 करोड़। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिक्टिशियस एसेट। आई थिंक सो क्लियर हो चुका है फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें पिछले बार बताई थी कि आपको ये सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको बेसिकली ये 4 चीज़ें समझनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे अभी कल से, पिछले वीडियो से कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब देखो मैं जो अपना जो बुक है क्लास 12 का, उससे एक बार दिखा देती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या बोलता है, ठीक है। चलो हमारा जो डॉक्टर एस.के. सिंह का जो बुक दिया हुआ है 2020 के एडिशन से मैं पढ़ा रही हूँ उसको, तो वहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ से बताऊँगी यहाँ से देखोगे, क्योंकि ऊपर वाला जो है ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे विनियोजित पूंजी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विनियोजित पूंजी। थोड़ा सा और इसको हम ना फोकस देते हैं। हाँ देखोगे विनियोजित पूंजी दिख रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, क्या बोलता है यहाँ पे विनियोजित पूंजी में? विनियोजित पूंजी की गणना की 2 विधियां हैं जो हमने कल देखी थी। प्रथम विधि क्या है, एसेट साइड अप्रोच से। एसेट साइड अप्रोच में क्या बोलता है कि विनियोजित पूंजी बराबर, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर सभी स्थायी संपत्ति, जितने भी फिक्स्ड आपकी एसेट है, प्लस चालू संपत्ति, जितने भी करंट एसेट है, दोनों को जोड़ो। पिछले क्लास में हमने बताया था कि ऑल एसेट्स माइनस क्या बोला है, चालू दायित्व, यानी कि क्या, करंट लाइबिलिटीज। आप देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर ऑल फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आपके बुक में बोला है, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर, कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले समय में बहुत ये नॉर्मल मैंने बताया था यहाँ पे एसेट साइड अप्रोच में, कि ऑल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऑल फिक्टिशियस एसेट माइनस करो ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी बराबर क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। नोट करके ये मैंने डाला था यहाँ पे कि इसमें कैपिटल रिजर्व नहीं लेंगे, और जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल नहीं लेते हैं एसेट्स में, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कुछ नोट करके यहाँ बातें दी गई हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नोट करके क्या नंबर 1 में बोलता है, स्थायी संपत्ति के मूल्य में से हाश की राशि घटा देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगा, कोई मान लो मशीनरी है या कोई बिल्डिंग है, उसमें डेप्रिसिएशन दिया, तो कृपया करके आप उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और यदि उनके मूल्य में वृद्धि हो रही हो तो वृद्धि की राशि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसमें क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है, तो उसमें आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ओके, फिर सेकंड नंबर क्या बोलता है, कुछ संपत्तियों में ख्याति यानी कि गुडविल, अमूर्त संपत्तियां यानी कि इनटैंजिबल एसेट। गुडविल अपना क्या है, इनटैंजिबल एसेट है। कृत्रिम या काल्पनिक संपत्ति यानी कि फिक्टिशियस एसेट तथा गैर व्यापारिक निवेश यानी कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को न जोड़े। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ओके, ये 3 आइटम को आपको क्या करना है, नहीं जोड़ना है। गुडविल यानी कि इंटेंजिबल एसेट को, फिक्टिशियस एसेट्स को, और किसको, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को नहीं जोड़ना है। किसमें, एसेट में। ओके, थर्ड नंबर क्या बोलता है अपना, यदि प्रश्न में फर्म की संपत्तियां
संपत्तियों, दायित्व तथा लाभ का उल्लेख न हो। अगर फर्म में संपत्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, आपके क्वेश्चन में कुछ प्रश्न में यदि प्रश्न में कोई फर्म के संपत्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लायबिलिटी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तथा लाभ का उल्लेख न हो, तो फर्म की पूंजी, जो फर्म का जो कैपिटल है ना भाई, उसी को आपको क्या मान लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेना है। ऑल राइट। फाइनली आप देखिए एसेट साइड अप्रोच में आपके फाइनली बुक्स में ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है। देखो फॉर्मूला एक ही है, जो आपको बेहतर लगे दिमाग में सेट कर लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर ऑल एसेट अदर दैन गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सारे एसेट्स आप जोड़ दो, उसमें ये 3 आइटम को एक्सक्लूड करिए, इसको नहीं जोड़ना है, अगर इंफॉर्मेशन रहेगा तो भी नहीं जोड़ेंगे, और माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटीज को। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना आता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में आप ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या बोलता है लायबिलिटी साइड अप्रोच में कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो अभी तो आप पढ़ के आ रहे हो, पार्टनर्स की कैपिटल पढ़ रहे हो ना, यहाँ तो कंपनी चल नहीं रहा है, लेकिन कुछ यहाँ दे दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ठीक है कोई बात नहीं। सपोज मान लो कोई कंपनी ही होगी, पार्टनरशिप कंपनी, तो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब ये इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, ये सारा कुछ अब क्लास 12 के कंपनी चैप्टर में पढ़ोगे। बस यहाँ पे जान लो किसी पार्टनर का कैपिटल, जितने ये पार्टनर्स सबके कैपिटल, ओके, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, ओके। ब्रैकेट में क्या बोला है, इंक्लूडिंग पीएल बैलेंस, जो पीएल का बैलेंस होगा उसको भी लेने का है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे, फिर लॉन्ग टर्म लोन को भी हम जोड़ेंगे, माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स को और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। इसका भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी लायबिलिटी साइड में क्या था। देखो पार्टनर्स कैपिटल है, ऑल रिजर्व्स, ठीक है, माइनस करना है गुडविल, तब आपका जो भी अमाउंट आएगा उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और ऑल फिक्टिशियस एसेट्स को क्या करना है, माइनस करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे देखो मैंने ऊपर में लिख दिया है गुडविल, क्योंकि इस फॉर्मूला में गुडविल को माइनस नहीं किया दिखा जा रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में गुडविल रहेगा, अपीयर करेगा, तो कृपया करके उसको आप नहीं जोड़ेंगे, उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। गुडविल को क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आपको क्या करना है, माइनस करना। एसेट साइड में तो आपको लेना ही नहीं है, लेकिन लायबिलिटी साइड में आपको क्या करना है, माइनस करना है। इसका आप ध्यान रखिएगा, राइट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नीचे में जो है लाभ की सामान्य दर, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी, मैं बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि अभी मुझे 2 क्वेश्चन बताने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड रिलेटेड। चलिए अब वो 2 क्वेश्चंस क्या है उसको आपको समझना है। आपके सामने ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ फर्म आपको दिख रहा होगा। बैलेंस शीट को पहले आप अच्छे से समझ लो। देखो लायबिलिटी साइड में हमारा क्या दिया है, कैपिटल ए और बी का कैपिटल है, ए का कितना है 4 लाख और बी का कितना है 6 लाख। टोटल कैपिटल कितना हो गया 10 लाख। रिजर्व कितना दिया हुआ है 16 लाख। बैंक लोन कितना दिया हुआ है 3 लाख और क्रेडिटर्स कितने हैं 1 लाख। टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है अपना 30 लाख, राइट। अब अपना एसेट साइड देखोगे, एसेट साइड में देखोगे मशीन है अपना 8 लाख, बिल्डिंग है 12 लाख, फर्नीचर है 4 लाख, गुडविल कितना है 3 लाख, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 1 लाख। टोटल करेंगे कितना हो गया 30 लाख। अब ध्यान दो यहाँ पे गुडविल भी दिया हुआ है, इस बैलेंस शीट में गुडविल भी दिया है, इस बैलेंस शीट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दिया है, इस बैलेंस शीट में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है और फिक्स्ड एसेट भी दिया हुआ है। क्या बोलता है क्वेश्चन में यहाँ पर कि कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बोथ मेथड। दोनों मेथड्स आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एसेट साइड अप्रोच से भी कैलकुलेट करना है और लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी कैलकुलेट करना है। किस चीज़ को, कैपिटल एम्प्लॉयड को। अब हमारा जो मेथड 1 है मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हूँ, बिकॉज टाइम चला जाता है ज़्यादा अगर मैं इसको ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन करना चालू करूँ तो। आप देख सकते हो मेथड 1, यू कैन सी मेथड 1 क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ऑल एसेट, ये सारा मेरा एसेट है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कृपया करके आप क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट ले लेना
या तो पॉज करके लिख लेना, ओके, लेकिन लिखना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, ये तीन चीज़ मेरी क्या है, फिक्स एसेट्स है। गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्टिशियस एसेट। तो हमने क्या पढ़ा था एसेट साइड अप्रोच से, ऑल एसेट, सारे एसेट लेने हैं, लेकिन उसमें तीन चीज़ को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। किसको किसको, गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में साफ देख सकते हो कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर हम ले सकते हैं, गुडविल को हम नहीं ले सकते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम नहीं ले सकते, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम नहीं ले सकते। इसीलिए हमने यहाँ पे किन चीज़ों को लिया है, मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर को। 8 लाख, 12 लाख, 4 लाख, टोटल कितना हो गया, 24 लाख। इन ऑल एसेट को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 24 लाख। अब इसमें हमको क्या माइनस करना है, ऑल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में हमको क्या माइनस करना है, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मेरा लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है, कैपिटल, रिजर्व, बैंक लोन और क्या है, क्रेडिटर है। तो कैपिटल अपने को नहीं लेना है, रिजर्व भी अपने को नहीं लेना है। बचा क्या मेरे पास, बैंक लोन और क्रेडिटर। आप देखोगे यहाँ पे बैंक लोन और क्रेडिटर, बैंक लोन कितना है 3 लाख और क्रेडिटर कितना है मेरा यहाँ पे 1 लाख। 3 लाख और 1 लाख कितना हुआ, 4 लाख। तो फाइनली 24 लाख में से 4 लाख को माइनस करेंगे तो कितना मेरे पास आएगा, 20 लाख। ये 20 लाख एसेट साइड अप्रोच से मेरा क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मेथड 2 में देखोगे, मेथड 2 अपना क्या था, लायबिलिटी साइड अप्रोच था। लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या बोलता है, पार्टनर्स का कैपिटल। अपना पार्टनर्स का कैपिटल टोटल कितना था, 10 लाख था, 10 लाख लिखा, ओके। रिजर्व अपना कितना इंफॉर्मेशन में दिया था, 16 लाख, 16 लाख लिखा है। और उसमें क्या माइनस करना है अपने को, गुडविल, गुडविल कितना था इंफॉर्मेशन में, 3 लाख, 3 लाख को हमने क्या किया, माइनस किया। फिर क्या माइनस करना था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना था, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करना था। सारा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया मेरा यहाँ पे, 20 लाख। आप एसेट साइड अप्रोच से करो या लायबिलिटी साइड अप्रोच से करो, कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर हमेशा सेम आएगा, ऑलवेज सेम। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखोगे बैलेंस शीट, यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट है अपनी, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कैपिटल अपना ए बी का दिया है 6 लाख, 3 लाख कितना हो गया, 9 लाख। जनरल रिजर्व दिया है 8 लाख, बैंक लोन है 2 लाख, क्रेडिटर है 4 लाख और बिल्स पेबल है 2,50,000। ओके, मशीन है अपना 4 लाख, फर्नीचर है मेरा 7 लाख, बिल्डिंग है मेरा 8 लाख, डेटर कितना है 2 लाख, कैश है मेरा 1 लाख, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा कितना है 50,000 है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,50,000 है, गुडविल मेरा 1 लाख दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है 50,000 का। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस हमको क्या हुआ है, 50,000 का हमको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर कहता है कि कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बोथ मेथड। हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बोथ मेथड। ऐसी स्थिति में हमको क्या करनी होगी, देखो एसेट साइड के अप्रोच से सबसे पहले जितने भी एसेट हमको लेने हैं, मशीन, यहाँ पे आप देखोगे मशीन लिया, फर्नीचर लिया, बिल्डिंग लिया, डेटर लिया, कैश लिया, क्योंकि मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, कैश ही हम ले सकते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्योंकि फिक्टिशियस है तो नहीं ले सकते, गुडविल लेना ही नहीं है, और पीएल अपना यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, हमने सारा लिया एसेट को, तो मेरा कितना हुआ 22 लाख हुआ। अब इसमें माइनस करेंगे हम ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, बैंक लोन, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो बैंक लोन मेरा 2 लाख है, क्रेडिटर मेरा कितना है 4 लाख है, बिल्स पेबल मेरा कितना हो गया 2,50,000, कितना हो गया मेरा 8,50,000। माइनस करेंगे 22 लाख में से 8,50,000 को, तो कितना हो जाएगा 13,50,000। अपने को कैपिटल और रिजर्व इसमें लेना नहीं है। ओके,
चलो मेथड 2 में आते हैं। मेथड 2 हमारा क्या है, लायबिलिटी साइड अप्रोच से अपना जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे कैपिटल कितना है, 9 लाख का है। जनरल रिजर्व कितना है, 8 लाख। 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 17 लाख। ठीक है, 17 लाख हो गया। अब इसमें क्या क्या माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, कितना था 50,000 माइनस करेंगे। प्रीमियम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, कितना था प्रीमियम एक्सपेंस मेरा 1,50,000। गुडविल मेरा कितना था 1 लाख का गुडविल था, उसको माइनस करेंगे। और जो पीएल था मेरा अपना लॉस का वो कितना था मेरे पास 50,000 का था, उसको भी हम माइनस करेंगे। आप फाइनली देख सकते हो कि एसेट साइड अप्रोच करके आंसर मेरा कितना आया था कैपिटल एम्प्लॉयड का 13,50,000 और लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी मेरा कितना आया था 13,50,000। तो आई थिंक सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, आपको अब क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।